Hello everyone. In our today's session, we will discuss about the intrauterine devices. In our previous session, we have studied about बहुत सारे different contraceptive methods पढ़े. For example, like natural method हमने पढ़ा. नेचुरल मेथड के अंदर आपने देखा कि उसकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है ना, यानी रेट ऑफ फेलियर इज वेरी हाई. बट एट द सेम टाइम किसी भी टाइप का कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है, कोई मेडिसिन यूज नहीं हो रही, सो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है. नेक्स्ट कैटेगरी में हमने लिए बैरियर मेथड्स. क्लियर. बैरियर मेथड्स के अंदर हमने देखा कॉन्डोम्स हमने देखे, डायफ्राम्स देखे, वॉल्स देखे, स्पर्मिसीडल जेलीज हमने देखी, डूशिंग देखा. ये सारे आपके बैरियर मेथड्स थे. उसके अलावा हमने देखा थर्ड नंबर पे हमने जो लिया वो हार्मोनल बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए लास्ट सेशन में, जिसके अंदर हमने स्टडी किया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में पढ़ा, इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ा, इंजेक्टेबल्स के बारे में पढ़ा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें हमने ट्यूबैक्टोमी एंड वेसेक्टोमी के बारे में स्टडी किया. क्लियर. अब ये लास्ट मेथड बचता है कॉन्ट्रासेप्टिव का, दैट इज कॉल्ड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. बहुत कॉमनली इसको आईयूडीज के नाम से जाना जाता है. वापस हम इस बार मेंशन करते हैं यहाँ पर कि ये टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर ही आ रहा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो वी आर टेकिंग, हम इसको बहुत डिटेल में उसका रोल, इसकी डिसएडवांटेजेस, क्या डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से इसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. क्लियर. तो आप अपने नोट साथ साथ में बनाते रहिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको साथ साथ में नोट करते रहिएगा. द इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है दे आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस. क्लियर. अब डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का डिवाइस है जिसको यूटेरस के अंदर आपको कहीं ना कहीं प्लेस करना है. क्लियर. अब जब तक कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ना हो या फिर जो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट ना हो, वो इंडिविजुअल इसको अच्छे से प्लेस नहीं कर पाएगा. यानी जो इंडिविजुअल इसको यूज कर रहा है वो खुद सेल्फ से उसको यूज नहीं कर सकता. उसके लिए उसको एक एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर नर्स की जरूरत होती है ताकि वो उसको प्रॉपरली यूटेरस में इंसर्ट कर सके. एंड एट द सेम टाइम जब इसको रिमूव करना पड़ता है बॉडी से, एट दैट टाइम ऑल्सो एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी. यानी दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि इसके यूज करने को और इसको बॉडी से जब रिमूव किया जाता है, दोनों ही केस में आपको मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है उसकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी. कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक है जनरली ये उन फीमेल्स जनरली इसको एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती है दोज हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी. क्लियर. या फिर अपने बच्चों के बीच में उनको स्पेस रखना होता है. क्लियर. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है और अभी एक फैमिली को फॉर फर्दर 3, 4 या 5 ईयर जितने भी ईयर्स के लिए अपना नेक्स्ट इश्यू नहीं चाहिए, तो स्पेसिंग मेथड कहते हैं इसको, दो बच्चों के बीच के गैप के मेथड को. तो जनरली स्पेसिंग मेथड के लिए यूज किया जाता है या फिर प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए जनरली डॉक्टर उनको आईयूडी ही सजेस्ट करते हैं. क्लियर. मार्केट में आप देखेंगे तो मार्केट में फ्रीडम 5 और फ्रीडम 10 के नाम से प्रोडक्ट आता है. ये फ्रीडम 5 मीन्स ये आईयूडी है जो 5 इयर्स के लिए एक्टिवेट रहता है. फ्रीडम 10 जो आपको 10 इयर्स के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा. क्लियर. जनरली इसको जो डॉक्टर्स होते हैं वो 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 5th डे होता है उस दिन इसको बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है. बेसिकली जब हम इसको देखते हैं कि ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, इसको आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का. और नीट में ये पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर जो सबसे कॉमन मेथड है या मोस्ट पॉपुलर मेथड है या फिर मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, दैट इज आईयूडी है. आईयूडी इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन दी यूटेरस. आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा. देखिए क्या पॉइंट है ये. फेगोसाइटोसिस किस तरह से इंट्रायूटेराइन इंड्यूस करता है डिवाइस, और स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को कैसे इंड्यूस करेगा. तो जस्ट थिंक अबाउट इट. आपके बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल जैसे ही एंटर करता है
आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसको टारगेट करना स्टार्ट करता है ना। एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जब बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट जो होती है सेंसिटाइज हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो ये तो एक छोटा सा डिवाइस है जो यूटेरस में इम्प्लांट किया गया है। तो बॉडी जो है जैसे ही इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूटेरस में प्लेस किया जाता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है एक्टिवेट हो जाएगा और वो फेगोसाइट्स के नंबर्स को इंक्रीज करेगा। और जब ये फेगोसाइट्स जो सेल्स हैं, जब इनके नंबर्स बढ़ेंगे तो दे स्टार्ट किलिंग स्पर्म। तो पॉइंट समझ में आ गया, आईयूडी किस तरह से फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को कॉज करती है। क्लियर? तो अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, they are basically of 3 types. The first is known as non-medicated. क्लियर? ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। नॉन मेडिकेटेड इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं बायोलॉजिकली इनर्ट। बायोलॉजिकली इनर्ट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी केमिकल सिक्रीट इससे नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज बायोलॉजिकली इनर्ट कंसीडर होते हैं। बट हाँ, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को कॉज करेंगे क्योंकि ये भी एक फॉरेन बॉडी की तरह कंसीडर किया जाएगा। इसकी जो एग्जाम्पल है उसमें आप लेते हैं लिपेज लूप, उसको हम इंडिविजुअली अभी बाद में पढ़ेंगे सबको। हमने सब फर्स्ट कैटेगरी है नॉन मेडिकेटेड, मतलब कोई मेडिसिन नहीं, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल यहाँ से रिलीज नहीं होता है। सेकंड हम लेते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, ये ऐसे आईयूडीज होंगे जो कॉपर आयन रिलीज करेंगे। अब पॉइंट आता है कि कॉपर आयन से क्यों यहाँ पर यूज किया जाता है। तो पॉइंट रिजल्ट में स्टडी हुआ है कि जो कॉपर आयन्स होते हैं उनकी जो स्पर्म मोटिलिटी है या स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग जो कैपेसिटी है ना, उसको कॉपर डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसलिए कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में कॉपर को इंट्रोड्यूस किया गया है। एग्जाम्पल जब आप इसके देखेंगे तो दैट इज कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। इनको भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं तो वहां पर हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। बट हियर सेकेंड हो गया कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज एंड थर्ड वन इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। मीन्स नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर हार्मोन्स रिलीज होंगे। ये आईयूडी आपके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करेगा। एग्जाम्पल है प्रोजेस्टेरोन और LNG-20। क्लियर? तीनों के आपको कैटेगरी याद रखनी है और इसके जो एग्जाम्पल्स है वो भी याद रखने हैं, क्योंकि ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन किस कैटेगरी में फिक्स होगा, कि बायोलॉजिकली इनर्ट कैटेगरी में कौन है, कॉपर सिक्रीटिंग आईयूडीज एंड देन हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज। क्लियर? अब हम लेते हैं सबसे पहला हमारा नॉन मेडिकेटेड और बायोलॉजिकल इनर्ट डिवाइसेस विच इज कॉल्ड लिपेज लूप। आप इस लिपेज लूप को यहाँ पर एक डायग्राम में देख सकते हैं। एक छोटा सा डबल एस शेप का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। क्लियर? दिख रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड लिपेज लूप। क्लियर? ये जो बॉडी है, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ एक इनर प्लास्टिक का बना हुआ है दैट इज नोन एज पॉलीइथाइलिन। डबल एस शेप है इसका। क्लियर? इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1962 और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जैक लिपेज। दैट्स वाई उन्हीं के नाम पे इसको मिला है लिपेज लूप, बिकॉज इट इज अ लूप लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट इज इट इज कोटेड विद बेरियम क्लोराइड। इसके ऊपर बेरियम क्लोराइड का कवरिंग होती है, कोटिंग होती है। तो ये क्यों रिक्वायरमेंट है? तो ये इसको रेडियो ओपेक बनाता है। रेडियो ओपेक बनाने का सबसे बेसिक रीजन यही है कि जब एक्सरे किया जाता है तब हमें इस बात का पता चले कि ये अपनी पोजीशन में है या नहीं है। अगर बेरियम क्लोराइड नहीं होगा तो एक्सरे इस लिपेज लूप को बॉडी में लोकेट नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो बेरियम क्लोराइड जितने भी आईयूडीज हैं जनरली उन सब पे बेरियम क्लोराइड की कोटिंग होती है ताकि एक्सरे से आप उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर सके। समटाइम्स इसको इम्प्लांट तो किया बॉडी के अंदर लेकिन इजेक्ट हो गया बॉडी से। क्लियर? बाहर स्लिप हो गया ये। तो इसकी पोजीशन देखने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए कि वेयर इट इज सिचुएटेड, उसके लिए जब एक्सरे किया जाएगा तो बेरियम क्लोराइड उसको हेल्प करेगा टू विजुअलाइज, क्योंकि बेरियम जो क्लोराइड है वो इस लिपेज लूप या कोई भी दूसरा जो यूटेराइन डिवाइसेस है उसको रेडियो ओपेक बना देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिपेज लूप दिखाई दिया और एक व्हाइट कलर की रॉड दिख रही है आपको बीच में।
दिस इज नोन एज यूटेराइन साउंड। यूटेराइन साउंड एक प्लास्टिक का बना हुआ एक कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअली बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है इसको, और ये जो कर्व इस फॉर्म में होता है ताकि जो सर्वाइकल कैनाल में जो कर्व्स है ना उसको ये इजीली फॉलो कर सके। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यूटेराइन साउंड लिपेज लूप को बॉडी के अंदर उसकी प्रॉपर प्लेस के ऊपर लगा दिया जाता है। जो क्लियर हुआ, लिपेज लूप पॉलीथाइलिन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको सबसे पहले 1962 में इंट्रोड्यूस किया था बाय जैक लिपेज ने। देन बेरियम क्लोराइड की कोटिंग होती है इसके ऊपर ताकि जब हम एक्सरे करते हैं तो इसकी पोजीशन यूटेरस में क्लियरली विजिबल हो जाए। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नेक्स्ट वी आर टेकिंग दैट इज कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस। क्लियर, कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस में कॉपर आयंस रिलीज होंगे एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि जो कॉपर है इसका काम क्या है। तो कॉपर सबसे पहले जो स्पर्म की मोटिलिटी है उसको सप्रेस करेगा, एज वेल एज स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको ये रिटार्ड करेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, क्योंकि अभी हमने देखा कि वाई कॉपर ही मेटल को क्यों सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि कॉपर का इफेक्ट दिखता है ये स्पर्म की एक्टिविटी पे। तो ये स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी अफेक्ट करेगा और उसकी मोटिलिटी को ही अफेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली दोनों ही केस में इसकी जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है यानी फर्टाइल ओवा को फर्टाइल करने की उस तक पहुंचने की जो इसकी कैपेसिटी है वो टोटली यहाँ पर सप्रेस हो जाएगी। कॉपर रिलीजिंग जो आईयूडीज हैं या डिवाइसेस हैं दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। कॉपर टी वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि इसका जो शेप है इट लुक्स लाइक अ टी अल्फाबेट। क्लियर, टी शेप का एक डिवाइस जो कॉपर रिलीज करता है। सेम लाइक देन कॉपर 7 बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है इट लुक्स लाइक नंबर 7 एंड देन आएगा मल्टी लोड 375। इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पर जो ये वर्ड 375 या मेंशन हुआ है नंबर मल्टी लोड वर्ड के आगे 375, ये इसके कॉपर के वायर के ऊपर बेस नंबर है जिसको हम अभी आगे लेने वाले हैं। 375 जो है यानी जो कॉपर वायर इसमें यूज किया है उसका सरफेस एरिया है 375 स्क्वायर मिलीमीटर वाला जो वायर यूज हुआ है, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है मल्टी लोड 375। आप किसी भी कॉपर रिलीजिंग डिवाइस के आगे जब कोई नंबर देखेंगे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो नंबर उस कॉपर वायर की जो सरफेस एरिया है वो मेंशन की गई है वहां पर। तो क्लियर, कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस दे आर 3 टाइप। अब आया कॉपर टी। ठीक है, सबसे पहला ही पॉइंट आ गया, इट इज अ टी शेप डिवाइस है जो जनरली कहाँ इंट्रा यूटेराइन है यानी इट्स प्लेस इनसाइड द यूटेरस बिकॉज ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, सो इट्स फंक्शन इज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। क्लियर, अ कॉपर आईयूडी इज अ स्मॉल डिवाइस विच इज फाइन कॉपर वायर विच इज wrapped around a plastic frame which is coated with barium sulfate। क्लियर हुआ पॉइंट, पूरा स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं। एक स्मॉल डिवाइस है, बहुत छोटा सा डिवाइस होता है क्योंकि यूटेरस का साइज भी तो छोटा है ना, उसी के अकॉर्डिंग होगा कॉपर टी का साइज भी। एक वॉलनट का साइज हम कंसीडर करते हैं यूटेरस का, या फिर ज्यादा बोले तो हैंड्स जो एग होता है ना उतने साइज का यूटेरस है, तो ऑब्वियसली उससे छोटा ही होगा कॉपर टी। तो एक स्मॉल डिवाइस है जिसमें कॉपर का वायर लगा होता है उस प्लास्टिक बॉडी के चारों तरफ एंड देन कंप्लीट बॉडी इज फर्दर कोटेड विद बेरियम सल्फेट, जिसको हमने आगे देख लिया है। इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर देखेंगे, दिख रहा है एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोड है जिसके ऊपर कॉपर का वायर जो है वो लगा हुआ है, इस तरह से आप देखेंगे एंड देन 2 वर्टिकल इसकी आर्म्स है साइड की। अब ये जो शेप है जिसको आप यहाँ पर एक इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक्सरे बताया हुआ कि किस तरह से प्लेस हुआ है। यहाँ पर ये यूटेरस में लगा हुआ कॉपर टी है जिसकी एक्सरे इमेज है। इसकी ये जो 2 वर्टिकल आर्म्स है ना, ये यूटेरस के अंदर जो उसकी दोनों वॉल है ना उसके अंदर ये इजीली फिट हो जाती है ताकि वो इजीली स्टक हो जाए, तो उसके वहां से रिलीज या स्लिप होने के चांसेस कम हो गए। क्लियर, कॉपर टी समझ में आ गया, टी शेप है इसका और इसके ऊपर कॉपर वायर लगा हुआ होता है जिसकी वजह से वहां से कॉपर आयन रिलीज होते हैं। कॉपर आयन का फंक्शन हम आगे पढ़ के आ चुके हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी रिटार्ड करता है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे, जब ये डायग्राम आपने देख लिया कि एक वर्टिकल आर्म है और एक आप हॉरिजॉन्टल वॉल दिख रही है, उसके अलावा आपको यहाँ पर नीचे एक वायर शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज अ फाइन नायलॉन का थ्रेड होता है। ये फाइन नायलॉन का थ्रेड जो है ये आईयूडी से अटैच्ड होता है। जब इसको कॉपर टी को अंदर जब वो यूटेरस में इम्प्लांट करते हैं ना, तो दिस थ्रेड इट कम्स आउट थ्रू द सर्विक्स इनटू द टॉप एंड ऑफ द वेजाइना। क्लियर? जब डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं आईयूडी, तो जिस फीमेल को ये इंसर्ट किया है उसको कहा जाता है कि ये जो थ्रेड है ना, ये वेजाइना के ऊपर तक आता है। क्लियर? टॉप एंड ऑफ द वेजाइना तक पहुंचता है। तो पीरियोडिकली फीमेल को पूछा जाता है कि आप कंटिन्यूस वेजाइना के अंदर इसको चेक करते रहे कि ये थ्रेड आपको फील होता है या नहीं, जस्ट टू मेक श्योर कि ये जो कॉपर टी है ये अपनी जगह पर फिक्स है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कॉपर टी स्लिप हो जाता है और फीमेल को पता नहीं चलता है। समटाइम्स क्या होता है, ये यूटेराइन की वॉल को डैमेज करके एब्डोमिनल कैविटी में भी चला जाता है। तो टू फाइंड आउट, एक्सरे तो बाद में आप करेंगे, तब आपको पता चल ही जाएगा कि वो कॉपर टी बॉडी में है या नहीं है। पर पीरियोडिकली जिसने यूटेराइन डिवाइस लगाया हुआ है कॉपर टी, उसको जनरली डॉक्टर लगाते वक्त ही इस बात को क्लियर करते हैं कि आपको पीरियोडिकली चेक करते रहना है, इस नायलॉन थ्रेड को फील करते रहना है। अगर वो प्रेजेंट है मतलब वो वहां पर प्रेजेंट है, अपनी प्लेस के ऊपर है, अपनी पोजीशन पे ही है आईयूडी। जो मॉडर्न आईयूडीज है, कॉपर टी है, जो मॉडर्न कॉपर टी वाले हैं, उसमें ज्यादा कॉपर दिया हुआ है इन फॉर्म ऑफ सॉलिड ट्यूब। क्लियर? जैसे अगर हम देखें ना यहाँ पर, तो इस ट्यूब के ऊपर क्या किया हुआ है, इसे वायर को इसके ऊपर रैप किया हुआ है। बट जो मॉडर्न कॉपर टी है उनके अंदर जो ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है ना, यही पूरी सॉलिड कॉपर की बनी हुई होती है, ताकि ज्यादा कॉपर रिलीज हो सके और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, कॉपर टी 380A। क्लियर? कॉपर टी तो क्लियर, कॉपर रिलीजिंग टी शेप का एक डिवाइस 380, अगेन कॉपर का ये जो सरफेस एरिया उसका मेजरमेंट है यहाँ पर, दैट कॉपर टी 380 AG। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम 380 सरफेस एरिया, AG यहाँ पर सिल्वर कोटिंग होती है उसके ऊपर। तो ये कंपाउंड्स इस तरह से यूज किए गए हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बेसिकली कि नंबर्स इज एसोसिएटेड विद द सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर वायर जो वहां पर यूज हुआ है। दोनों पिक्चर्स आपको क्लियर हो गई हैं। ये एक नॉर्मल कॉपर टी है, बहुत छोटा सा डिवाइस है, इजीली यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। बट वापस आपको ध्यान रखना है कि ये फीमेल हर सेल्फ नहीं कर सकती, इसके लिए डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसके एक डिसएडवांटेज भी बनता है जनरली कि ये प्राइवेसी नहीं प्रोवाइड करता है अपने यूजर को। क्लियर? इसके लिए ये यूजर फ्रेंडली, अगर हम उस केस में बोले ना कि ये इजीली अवेलेबल है या फिर यूजर फ्रेंडली है, तो वो उस पॉइंट पे यहाँ पर ही थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक थोड़ी सी क्लिप देखते हैं। इस तरह से ये जो यूटेराइन साउंड है ना, ये कॉपर टी को अंदर लेकर जाता है सर्विक्स से अंदर, और उसको इस तरह से यूटेरस की वॉल में लगा दिया जाता है। आप देखेंगे अंदर जाकर ये ओपन हो जाएगा। इसकी ये जो दो आर्म है दिखी, ये दो आर्म जो है ना वो इजीली फिर यूटेरस की वॉल के अंदर स्टक हो जाती है, ताकि इसके स्लिप होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाए। और इस तरह से इसको प्लेस कर दिया जाता है और फिर इस यूटेराइन साउंड को वापस बाहर रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर हो रही है पिक्चर? नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स CU7, कॉपर 7 जिसको हमने देखा है। अब इसको कॉपर 7 या फिर इसका दूसरा नाम है ग्रेवी कार्ड। क्लियर? 7 तो आपको देखकर लग रहा है इसका जो शेप है वो 7 न्यूमरल जैसा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉपर 7। यहाँ पर भी आपको ये भी इनर्ट प्लास्टिक का बना हुआ एक डिवाइस है, जिसके अंदर पीछे की साइड में इसमें भी एक थ्रेड लगा होता है, जो आप देख रहे हैं नायलॉन थ्रेड है। सेम मैकेनिज्म है इसकी भी, कॉपर का वायर इस तरह से इसके मेन एक्सिस के ऊपर लगा हुआ होता है और ये भी कॉपर रिलीज कर रहा होता है। तो 7 इसका नाम हो गया। स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लियर? अगर हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक कॉपर टी, एक्सेप्ट इसका जो शेप है वो 7 जैसा है। अदरवाइज इसमें भी ये जो आर्म है इसकी एक 7 वाली, ये आर्म भी यूटेराइन वॉल में इजीली अंदर स्टक हो जाती है और उसको होल्ड करके रखती है। बट कंपैरेटिवली ग्रेवी गार्ड जो है वो दूसरे आईयूडी यानी कॉपर जो आईयूडीज है कॉपर टी, उसके कंपैरेटिवली ये बहुत लेस पॉपुलर है।
तो आपको क्लियर, इसमें भी नायलॉन थ्रेड है जो इस बात को फील करवाने के लिए कि वेदर इट इज इन पोजीशन और नॉट। नेक्स्ट वी आर टेकिंग मल्टी लोड 375। क्लियर, मल्टी लोड का जब आप डायग्राम देखते हैं तो इस डायग्राम को आप समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस वाले पार्ट को इंडिकेट करूं तो ये क्या होगा, इट्स अ सिमिलर लाइक वी हैव सीन इन कॉपर टी, दैट इज अ फाइन नायलॉन का थ्रेड है। कोई दिक्कत नहीं होती, नायलॉन का बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो इनर्ट होता है, तो बॉडी उसको किसी भी टाइप्स बॉडी रिएक्ट नहीं करता है, या बॉडी के अंदर जाकर। मेन इसकी जो ट्यूब है, सॉलिड ट्यूब, इसके ऊपर कॉपर का वायर लगा हुआ है, क्लियर दिख रहा है। सेम इसकी आर्म है, बट इसके आर्म के डिजाइन को थोड़ा देखेंगे, थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे नोच बनाए हुए हैं ना, ताकि ये बहुत इजीली अपने आप को यूटेराइन वॉल के साथ स्टक कर सके। क्लियर, फंक्शन सेम ही है इनका, बट विद टाइमिंग हम जैसे कहते जाते हैं कि नए नए एक्सपेरिमेंट होते जाते हैं, स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस आते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ओनली, ताकि ये थोड़े से रिप्स यहाँ पर दे दिए गए ताकि वॉल के अंदर ये इजीली इसका जो एक्सपल्जन है बॉडी से वो बहुत मिनिमम हो सके, जो यहाँ पर मेंशन हुआ है। तो इसका जो फ्लेक्सिबल डिजाइन है दैट इज डिजाइन टू मिनिमाइज एक्सपल्जन, ताकि ये अपने आप को अच्छे से ग्रिप कर पाए अंदर। देन आपने 375 का मीनिंग आगे समझा चुके हैं। द सिमिलर लाइक 375 स्क्वायर मिलीमीटर का कॉपर वायर इसके मेन जो बॉडी है, स्टेम या इसकी जो मेन हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, उसके ऊपर रैप किया हुआ होता है। फंक्शंस और एफिकेसी ऑफ परफॉर्मेंस दे आर एज सिमिलर एज कॉपर टी 380A जो अभी हमने आप आगे देखा, उसके बिल्कुल सिमिलर ही है। कॉपर रिलीज करना मेन पर्पस है, और उस कॉपर की वजह से क्या किया जाता है, एक तो फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करवा दिया जाता है, एंड द सेकेंड ये स्पर्म की जो मोटिलिटी है और उसकी फर्टिलिटी को हाई रेट के ऊपर रिटार्ड करता है। तो क्लियर हो गया। हमने यहाँ पर सबसे फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हमारे पास बायोलॉजिकली इनर्ट या फिर हमने नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज पढ़ लिया, जिसमें लिपेज लूप ले लिया। सेकेंड हमने कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के तीनों पार्ट कंप्लीट कर दिए, दैट इज कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। क्लियर हो गया है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस, यानी ये जो सब्सटेंस है, ये जो डिवाइस है, दे विल रिलीज हार्मोन। स्पेसिफिकली इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही रिलीज होता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है, सेम लाइक जैसे कॉपर का फंक्शन पूछा गया है, वो कॉपर के साथ साथ में ये फंक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉपर का फंक्शन एयरवेज सेम लाइक हार्मोन जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है उसका मेन फंक्शन, कि ये यूटेरस को अनसुटेबल कर देते हैं ताकि वहां इम्प्लांटेशन ना हो पाए। एंड सेकेंड टाइम इट मेक्स द सर्विक्स होस्टाइल। क्लियर, जब सर्विक्स होस्टाइल की बात होती है तो व्हाट डज दैट मीन, सर्विक्स को कैसे होस्टाइल बनाया जाता है, तो हमने आगे देखा था जब हम हार्मोन रिलीज जो हार्मोन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव हमने जब ओरल पिल्स ली थी ना, तब हमने देखा था कि सर्वाइकल हार्मोन्स की वजह से जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिक हो जाता है। क्लियर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो सर्वाइकल एरिया के अंदर जो म्यूकस है उसकी विस्कोसिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे अलग अलग होती है। क्लियर, हर टाइम पे अलग अलग होती है। तो यहाँ पर से ये जो हार्मोन रिलीज होगा, इन हार्मोन्स का काम होगा कि ये जो सर्विक्स के जो या यूटेरस के माउथ के ऊपर ये जो प्रेजेंट है, सर्वाइकल जो फ्लूइड प्रेजेंट है या म्यूकस प्रेजेंट है, ये उसको बहुत थिक कर देंगे, बिकम टोटली इम्पेनिट्रेबल बाय द स्पर्म। एंड द सेकेंड, यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको ये अनस्टेबल कर देंगे, ताकि किसी भी पॉसिबिलिटी में अगर ओव्यूलेशन हो भी गया और फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो वो उसको वहां पर इम्प्लांट नहीं होने देगा। तो क्लियर, हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस में आपको दो मेन फंक्शंस याद रखने, इट मेक्स यूटेरस अनस्टेबल एंड द सेकेंड इट मेक्स सर्विक्स होस्टाइल फॉर द स्पर्म्स। बेसिकली ये दो कैटेगरी में हमारे पास में आते हैं। द कैटेगरी नंबर 1 इज नोन एज प्रोजेस्टेसर्ट एंड द सेकेंड वन इज LNG20। क्लियर, अब यहाँ पर जो नंबर आया है 20, तो यहाँ पर तो कोई कॉपर वायर यूज नहीं हुआ है, तो ये इसकी अमाउंट है हार्मोन की जो ये रिलीज करता है। क्लियर, तो हम इसमें स्टार्ट करें। सबसे पहला है प्रोजेस्टेसर्ट और सेकंड इज LNG20। LNG की फुल फॉर्म अभी हम देखेंगे आगे, लिनोवोगैस्ट्रिल है।
इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी आर टेकिंग दैट इज प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट दैट इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है ये प्रोजेस्टासर्ट। तो व्हाट इज प्रोजेस्टासर्ट? दैट इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। शेप इसका भी टी जैसा ही आप देखेंगे, पॉलीइथाइलिन की बनी हुई बॉडी है और जो मेन कॉलम है वो इथाइलिन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर का बना हुआ होता है और इसी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन स्टोर रहता है। क्लियर? ये जो इसका वर्टिकल स्टेम जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हम सबसे फर्स्ट ले रहे हैं, इट इज अ टी शेप, जो हमने यहाँ पर देख लिया टी शेप्ड है, मेड अप ऑफ पॉलीइथाइलिन। वर्टिकल जो स्टेम होता है इसका, जो हमने यहाँ देखा, दिस इज अ वर्टिकल स्टेम। इट कंटेन्स 38 मिलीग्राम प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? तो ये मेन रिजर्वॉयर है जहां पर प्रोजेस्टेरॉन स्टोर होता है और यहाँ से ये हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। द प्रोजेस्टेरॉन रिलीज एट द रेट ऑफ 65 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज होता है ये। क्लियर? तो यहाँ पर हमने वो नंबर नहीं दिया हुआ है, बट LNG-20 में वो नंबर दिया हुआ है। तो अगर हम प्रोजेस्टासर्ट को बोले ना, तो प्रोजेस्टासर्ट 65 हम लिख सकते हैं। तो व्हाट डज 65 इंडिकेट्स कि पर डे कितना अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन यहाँ से रिलीज होता है। तो क्लियर हो गया प्रोजेस्टासर्ट। ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने वाले डिवाइसेस हैं, इनको टी शेप्ड है, सेम लाइक स्ट्रक्चर इसलिए दिया गया है ताकि इसकी जो दोनों वर्टिकल आर्म्स है वो यूटेराइन वॉल में अपने आप को इजीली प्लेस कर दे, ताकि इसका एक्सपल्जन इजी ना हो पाए, वो अच्छे से फिट हो जाए, इजीली वहां से निकल ना जाए यूटेरस में से। क्लियर? इसमें भी नीचे नायलॉन थ्रेड वाली पोजीशन रहेगी ही, ताकि फीमेल को पता चलता रहे कि जो डिवाइस है वो अपनी जगह पे यूटेरस में प्रेजेंट है या नहीं है। तो सब पहला हमने ले लिया हार्मोन रिलीजिंग, दैट इज प्रोजेस्टासर्ट। सेकेंड हम ले रहे हैं LNG-20। क्लियर? LNG की फुल फॉर्म है लिवोनोगैस्ट्रिल। क्लियर? तो LNG दैट इज लिवोनोगैस्ट्रल। एंड व्हाट इज लिवोनोगैस्ट्रल? तो लिवोनोगैस्ट्रल इज ऑल्सो अ आर्टिफिशियल और सिंथेसाइज फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है। तो प्रोजेस्टासर्ट और LNG और लिवोनोगैस्ट्रल दे आर द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है। अगेन इसका स्ट्रक्चर भी टी शेप्ड है। एंड देन ये लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन है, इसकी वजह से इसको लार्क नाम भी दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप याद रखिएगा और नोट करिएगा। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन है ये। रिवर्सिबल तो होना ही होगा, क्योंकि हमने जब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ा था तभी हमने कहा था कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव को रिवर्सिबल होना उसका फीचर होना चाहिए। तो पॉइंट है, और लॉन्ग एक्टिंग इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि 7 to 10 ईयर्स तक इफेक्टिव रहता है अगर बॉडी में इसको एक बार प्लेस कर दिया जाए तो लॉन्ग एक्टिंग है, रिवर्सिबल है और एक टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ये भी हार्मोन रिलीज करता है। तो आप यहाँ पर देखिए 20 माइक्रोग्राम लिवोनोगैस्ट्रल पर डे यहाँ से रिलीज होता है। दैट्स वाई इसके नाम के आगे लिखा हुआ होता है LNG-20। डायग्राम को हम देखते हैं, तो डायग्राम में सेम लाइक टी शेप की जो बॉडी फ्रेम है प्लास्टिक की बनी हुई, सेम पॉलीथायलिन, और यहाँ पर ये हार्मोन सिलेंडर है जिसको मेन रिजर्वॉयर कंसीडर करते हैं, जिसमें हार्मोन फिल किया होता है। नीचे आपके वापस वही नायलॉन के रिमूवल थ्रेड्स हैं, जो रिमूवल थ्रेड्स भी बोलते हैं क्योंकि इसी को पकड़ के स्लाइटली अगर खींचा जाता है तो ये डिवाइस बाहर आ जाता है। और आगे दूसरा फंक्शन हमने इस नायलॉन थ्रेड का पढ़ ही लिया है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, दैट इज रिस्क ऑफ यूजिंग एन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। सबसे पहले हमको एक और बात जो ध्यान रखनी है, जो हमने यहाँ पर स्लाइड पे मेंशन नहीं की है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब जैसे हमने आगे भी क्वेश्चंस पढ़े कि आईयूडी का काम क्या है। आईयूडी फीमेल के अंदर सिर्फ इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है और स्पर्म के जो उसकी एक्टिविटी है उसको अफेक्ट करता है। क्लियर? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट को वो बिल्कुल हिंडर नहीं करता, यानी वो उस प्रोसेस को, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंटल प्रोसेस को कोई अफेक्ट नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट, यानी फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होता है बॉडी में। अलॉन्ग विद दैट फॉलिकल्स बनते हैं, उनका ओव्यूलेशन भी होता है। ओव्यूलेशन भी नॉर्मल प्रोसेस होगा, यानी आईयूडी ओव्यूलेशन के साथ में भी किसी भी टाइप की कोई छेड़खानी नहीं करता है, यानी ओव्यूलेशन भी होता है। थर्ड नंबर पे आता है
मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो वो भी यस मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है। आईयूडीज लगाने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होते हैं, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में आप ये तीनों चीजें, क्योंकि हमने आगे भी देखा कि ऐसा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव अभी तक नहीं बना है और बनना भी नहीं चाहिए जो फीमेल के मेंस्ट्रुएशन को रोके, क्योंकि फीमेल का मेंस्ट्रुएशन ही फर्स्ट साइन होता है to find out whether the person is pregnant, that lady who is using this contraceptive is pregnant or not. क्लियर? तो मेंस्ट्रुएशन भी होगा, ओव्यूलेशन भी होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी होगा। ये तीनों प्रोसेस एज नॉर्मल बॉडी के अंदर रहेंगे। अफेक्ट क्या होगा कि इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, यानी यूटेरस की वॉल जो है वो प्रॉपरली इस तरह से डिजाइन नहीं हो पाएगी कि वो वहां इम्प्लांटेशन हो सके। एंड देन सेकेंड, जो स्पर्म की एक्टिविटीज है वो वहां पर सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी। सो क्लियर हो रहा है पॉइंट? नेक्स्ट हम ये ले रहे हैं कि जो आईयूडीज हैं, सबसे पहले कि आईयूडीज को यूज करते वक्त जब क्या टाइप की दिक्कतें आ सकती है किसी फीमेल को, रिस्क क्या है, क्योंकि आप ये बात मान के चलिएगा कि हम ये बोल सकते हैं कि हमने जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े, किसी के साइड इफेक्ट्स कम होंगे या किसी के साइड इफेक्ट्स थोड़े ज्यादा होंगे, बट ऐसा कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं बना जिसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, एक्सेप्ट नेचुरल मेथड, जिसको हमने पढ़ा था कि नेचुरल मेथड के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट उसकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत पुअर है, इसलिए हम उसको ज्यादा यूज नहीं कर पाते। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को भी यूज करने के बहुत सारे रिस्क हैं। अब हम उन रिस्क को एक बार ले रहे हैं। सबसे पहले हम जब यहाँ पर देखते हैं तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ सकती है इससे रिगार्डिंग। क्या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकती है? तो जो फीमेल जनरली जो कॉपर आईयूडीज यूज करती है उनके अंदर इंक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं जो फ्रीक्वेंट या फिर हम कहेंगे कि जो ब्लड लॉस है बॉडी के अंदर, जो ब्लीडिंग है वो हैवी होती है, तो इसको एक दूसरा नाम देते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्लियर? तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और दूसरा बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्योंकि जो हैवी ब्लीडिंग तभी हो पाएगी जब बहुत ज्यादा कन्वर्जन्स आएंगे यूटेराइन की वॉल में, तो वही कन्वर्जन्स, वही क्रैम्प्स जो डेवलप होते हैं यूटेराइन की वॉल में वो पेन कॉज करते हैं। ठीक है? मेंसेस के टाइम में जो जनरली पेन्स हैं दे आर ड्यू टू क्रैम्प्स ऑफ यूटेराइन वॉल। तो हैवी ब्लीडिंग होती है और साथ साथ में जो क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वो एक कॉमन प्रॉब्लम है द फीमेल विच आर यूजिंग आईयूडीज। समटाइम्स फीमेल में स्पॉटिंग भी दिखाई देती है, जिसको हमने लास्ट सेशन में लिया भी था। स्पॉटिंग बिल्कुल अपोजिट है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, कि उसके अंदर स्पॉटिंग बहुत फ्लो नहीं होता है ब्लीडिंग का, थोड़ी थोड़ी सी देर में स्पॉटिंग की फॉर्म में ब्लीडिंग हो रही होती है। ठीक है? तो ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है आईयूडीज के साथ में। सेकंड आता है परफोरेशन। परफोरेशन बहुत यहाँ पर हम रेशियो बता रहे हैं कि आउट ऑफ 1000 जो 1 फीमेल है उनको ये दिक्कत जनरली आती है कि जो आईयूडी है ना वो कभी कभी गलत तरीके से लग जाता है, तो वो स्टक हो जाता है, अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से यूटेराइन की वॉल जो है ना कभी कभी डैमेज हो जाती है, पंक्चर हो जाती है, परफोरेटेड हो जाती है। इस केस के अंदर जो आईयूडीज है उसको वापस बाहर निकाल दिया जाता है इमीडिएटली। और साथ साथ में कभी कभी ये दिक्कतें, कभी कभी डैमेज जो है ना यूटेराइन वॉल को बहुत ज्यादा हो जाता है और उस फीमेल की फ्यूचर कंसीव करने की जो टेंडेंसी है कभी कभी वो भी डिक्रीज हो जाती है, या फीमेल हो सकता है कभी इतना डैमेज हो जाता है कि वॉल को कि उसमें नॉर्मल इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो परफोरेशन ये एक इसकी दूसरी दिक्कत है आईयूडीज की। नेक्स्ट आती है एक्सपल्जन। एक्सपल्जन जो हमने बार बार देखा कि उसका डिवाइस का डिजाइन इसी तरह से तैयार किया गया है कि वो अच्छे से स्टक हो जाए अंदर, यूटेराइन वॉल के साथ में अपने आप को अटैच कर पाए। बट समटाइम्स 2 to 10 आउट ऑफ 100, देखिए आप देखेंगे तो रेशियो बहुत ज्यादा है। 100 में से 10% जनरली जो आईयूडीज है ना वो स्लिप हो जाती है, पुश्ड आउट हो जाती है, बॉडी इसको बाहर एक्सपेल कर देती है। क्लियर? उसकी वजह से फीमेल जो होती है ना वो अनसेफ हो गई है उस पीरियड में, क्योंकि कभी कभी फीमेल को पता नहीं होता है कि जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है ना आईयूडीज वो बाहर निकल गए। इसलिए हमने पहले भी देखा कि एक नायलॉन थ्रेड इसीलिए अटैच किया जाता है यहाँ पर, ताकि पता चलता रहे कि वो अपनी प्लेस पे है या कहीं स्लिप तो नहीं हो गया बॉडी से बाहर।
तो पॉइंट ये होता है कि अगर वो एक्सपेल्ड हो गया है और फीमेल को फॉर एग्जांपल पता ही नहीं चला है, तो फीमेल उस ड्यूरेशन में क्या हो जाएगी, अनसेफ हो जाएगी और वो कंसीव कर सकती है। तो यहाँ पर ये आईयूडीज का जो रोल है, जो फंक्शन है, वो टोटली क्या हो जाएगा, यहाँ पर खराब हो जाएगा और फीमेल बिकम्स प्रेग्नेंट व्हाइल शी इज यूजिंग आईयूडी। तो हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आईयूडीज जो है लगाने के बाद ये गारंटी है कि अब फीमेल विल नॉट गेट प्रेग्नेंट, तो इसकी भी फेलियर रेट्स है। तो जनरली ये जो एक्सपल्जन वाला जो इसकी दिक्कत है वो जनरली फर्स्ट ईयर जब इम्प्लांट किया जाता है उसके फर्स्ट ईयर में ही हो, क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं लगा है तो वो जल्दी बाहर निकल जाएगा। वो बहुत टाइम तक पहले अच्छे से लगा हुआ और बाद में वो अपनी जगह से हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर वो फिट अच्छे से हुआ है तो फिर वो हमेशा अच्छे से ही फिट रहेगा। तो ये जनरली जो अगर एक्सपल्जन होगा तो वो इनिशियल टाइम पीरियड में ही होगा जब वो इंसर्ट करवाया उसी में। देन आता है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज करता है। क्लियर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है, हमने देखा इम्प्लांटेशन यूटेरस में ही होता है। अगर अदर देन यूटेरस और जगह पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, लाइक फैलोपियन ट्यूब्स में इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो ऐसी प्रेगनेंसीज को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फीमेल यूज कर रही होती है उसकी वजह से हमने आगे देखा कि हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी सप्रेस हो जाती है ना। तो मोटिलिटी सप्रेस होने की वजह से, उसी मोटिलिटी की वजह से ही तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो आगे यूटेरस की तरफ जाएगा भी किसकी हेल्प से, मोटिलिटी और फैलोपियन ट्यूब की वजह से ही जाएगा। आ रही बात समझ में? तो हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी सप्रेस हो जाती है, इसलिए फर्टिलाइज्ड ओवम यूटेरस तक नहीं पहुंच पाता और वो वहीं पर ही स्टक हो जाएगा। ठीक है, उसी जगह पे फैलोपियन ट्यूब में ही रुक जाएगा और वो वहीं इम्प्लांट हो जाएगा। तो जब वो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है फर्टिलाइज्ड एग या जायगोट, तब ऐसी प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है कि आईयूडीज यूज करने से पहले फीमेल ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेल्फ यूजर नहीं है, इसको प्रैक्टिशनर की हेल्प लेनी ही पड़ती है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट भी बनता है क्योंकि जो फीमेल है उसकी क्लिनिकल स्टेज, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के बाद ही डॉक्टर उसको एक अप्रोप्रिएट आईयूडी सजेस्ट करता है। क्लियर, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव 100% हमने कहा कि उसकी सक्सेस रेट नहीं है। अगर जैसे हमने कहा कि नेचुरल मेथड उसमें साइड इफेक्ट नहीं है तो उसकी सक्सेस रेट कम है। बाकी दूसरे डिवाइसेस जो हार्मोन रिलीजिंग है, आई पिल्स है या फिर आईयूडीज है, तो अगर उनकी सक्सेस रेट हाई है, ठीक है, तो उनके साइड इफेक्ट्स हैं जो भी हमने यहाँ पर पढ़े। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ आईयूडी। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है उसकी वजह से फीमेल को, उसमें हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स हो सकते हैं, एब्डोमिनल परफोरेशन हो सकता है, कभी कभी डैमेज हो जाती है यूटेराइन वॉल और कभी कभी तो इस तरह से परफोरेट हो जाता है कि वो एब्डोमिनल कैविटी में ही चला जाता है, उसमें पूरा छेद करके या उसकी टिश्यू को पूरी तरह से डैमेज करके। एक्सपल्जन, कभी कभी ये बॉडी से बाहर निकल जाता है, फीमेल को पता नहीं चलता है और अगर उस टाइम पीरियड में वो नॉर्मल इंटरकोर्स करती है तो उसकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज होने के चांसेस आईयूडी के केस में काफी ज्यादा हैं। क्लियर, तो ये 4 जनरली साइड इफेक्ट्स या फिर हम कंसीडर करेंगे इल इफेक्ट्स ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। नेक्स्ट वी आर टेकिंग, अभी तक हमने नेचुरल मेथड को छोड़कर जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लिए हैं ना, उन सब के हमने कॉमन इल इफेक्ट्स यहाँ पर लिए हैं। सब कॉमन इल इफेक्ट्स ऑफ ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्लियर, सबसे फर्स्ट है नोजिया की फीलिंग होती है, नोजिएट फीलिंग होती है, जी घबराता है सुबह, जैसे जिसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, इस तरह की फीलिंग जनरली फीमेल्स को होती है। एब्डोमिनल पेन जो अभी हमने देखा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स कहते हैं उसको। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब है कि जो साइकिल है ना डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हमने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है और 28 डेज पूरे हो जाने के बाद फर्स्ट डे को ब्लीडिंग होती है। क्लियर, तो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग उसको बोलते हैं जो कभी भी बीच मिड ऑफ दी साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए, 10th डे पे हो जाए, 18th डे पे हो जाए, कभी 25th डे पे भी हो जाए, तो इसकी वजह से जो साइकिल है ना वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता है। क्लियर, तो इसको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग बोलते हैं, कभी भी हो जाता है।
फिक्स एक साइकिल फॉलो नहीं होता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसको भी हम वही बोलेंगे, कभी कभी जो साइकिल है वो बहुत लंबा खिंच जाता है, कभी साइकिल बहुत छोटा हो जाता है। तो ये इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन भी एक कॉमन इल इफेक्ट है जो फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर रही होती है। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट कैंसर, जिसको अभी हमने आगे स्टडी किया था कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जिसमें एस्ट्रोजन भी इन्वॉल्व होता है, एस्ट्रोजन जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनाता है विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, तो कभी कभी उसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स दिखना शुरू हो जाती है क्योंकि वो माइटोसिस को प्रोवोक करता है। क्लियर? तो उसकी वजह से कई बार ब्रेस्ट कैंसर ऑब्जर्व हुए हैं स्टडीज के अंदर। एंड देन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिसको अभी हमने पढ़ा ही है कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी में, और कंटिन्यूस हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से फीमेल जो है ना वो एनीमिक हो जाती है, उसमें खून की कमी या फिर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है और बहुत वीक हो जाती है फीमेल। तो दीज आर द पॉसिबल इल इफेक्ट्स है। क्लियर? ये कोई कॉमन पर्टिकुलर टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रिगार्ड में हमने नहीं लिए, हमने कॉमन इल इफेक्ट्स की बात की है यहाँ पर कि जो जनरली एक्सेप्ट नेचुरल मेथड। क्लियर? आपको ये लाइन तो बहुत ही अच्छे से दिमाग में फिट कर देनी है कि नेचुरल मेथड ही एक ऐसा मेथड है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आ रहा है कि अभी तक हमने जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े ना, उसमें मेजोरिटी में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स किसके लिए बने हुए हैं? फीमेल्स के लिए बने हुए हैं। मेल्स के लिए तो बहुत कम कॉन्ट्रासेप्टिव है। अगर आप रिकॉल करेंगे अपने पुराने सेशंस को तो आपको क्या फाइंड होगा? सबसे पहला तो वेसेक्टॉमी आएगा दिमाग में कि जिसमें हम लोग सर्जिकल वॉस डिफरेंस को कट करके और उसको टाई कर देते हैं। सेकेंड आपने क्या देखा? कॉन्डोम्स देखे, और कॉन्डोम्स जो हैं वो ये और वेसेक्टोमी, इन दो के अलावा बाकी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो आपने पढ़े ना, दैट इज रिगार्डिंग टू फीमेल ही डिजाइन हुए हैं। तो इसके पीछे के प्रोबेबल आंसर्स बनते हैं कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट, कि व्हाई मेजोरिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो फीमेल्स के लिए ही डिजाइन किए गए हैं, मेल्स के लिए नहीं डिजाइन किए गए हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है फीमेल गैमेट प्रोडक्शन इज मच लोअर। क्लियर? अगर हम छोटा सा रिकॉल करें अपनी प्रीवियस नॉलेज को तो हमें ये पता है कि जो फीमेल है उसकी बॉडी में पर साइकिल एक ही ओवा बनता है। क्लियर? और वो भी ऑल्टरनेट ओवरी बनाती है, तो एक साइकिल में एक ही ओवा बन रहा है। और अगर हम स्पर्म की बात करें तो मिलियंस ऑफ मिलियंस स्पर्म्स बनते हैं एवरी सेकेंड। क्लियर? तो अगर आपको किसी चीज को टारगेट करना है तो आप मिलियन चीज को टारगेट करेंगे या सिंगल चीज को? तो ऑब्वियसली ज्यादा बेनिफिशियल क्या है कि हम एक ओवा को सप्रेस करें या उसके प्रोसेस को सप्रेस करें या उसके आगे फर्दर डेवलपमेंट को हम उसके डेवलपमेंट को हम टारगेट करें। क्लियर? अब फीमेल गैमेट एक है इसलिए उसको कंपैरेटिव उसको डैमेज करना या उसको कंट्रोल करना कंपैरेटिवली मिलियंस ऑफ स्पर्म को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने कोई स्पर्मिसीडल फॉर एग्जांपल यूज भी ले लिया, ऐसा एक मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव ले भी लिया जो स्पर्म के प्रोडक्शन को हिंडर करता, तो भी क्या होगा? कुछ स्पर्म हो सकता है बच जाए उस प्रोसेस में। क्लियर? क्योंकि जब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ओवा बनता है तो भी किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव की 100% गारंटी नहीं है कि वो आपको कंसीव नहीं होने देगा। तो यहाँ तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बन रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि स्पर्म सर्वाइव कर जाए, फ्यू ऑफ देम, और वो आगे जाए और अपना काम पूरा करे, फर्टिलाइज करे ओवा को। इसलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि फीमेल गैमेट का जो काउंट है या नंबर है वो मेल गैमेट्स के सामने तो नेग्लिजिबल ही है, सिंगल ओवा है जिसको डील करना बहुत इजी है और पर साइकिल एक ही ओवा बन सकता है, इसलिए ओवा को टारगेट करना इजी है। दैट्स व्हाई कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं कि जो फीमेल के अंदर जो प्रेगनेंसी है ना वो बहुत सारे लेवल्स पे चेक की जा सकती है। क्लियर? डिफरेंट लेवल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल का काम क्या होता है? सिर्फ स्पर्म को प्रोड्यूस करना और उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर देना। क्लियर? इंसेमिनेट कर देना, यही पर्पज है। बट फीमेल के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत वेरियस लेवल की जो हम बात करें ना प्रेगनेंसी को, हम अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर रोक सकते हैं। ये सबसे फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? अब फॉलिकल्स ही ना बनने दें, ठीक है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को कंट्रोल कर दें, कोई फॉलिकल ना बनने दें। सेकेंड, फॉलिकल तो बनने दें बट उसका ओव्यूलेशन ना होने दें। क्लियर? सेकेंड पॉइंट। थर्ड, ओव्यूलेशन भी हो गया है तो आप उसको फर्टिलाइज ना होने दें।
क्लियर। थर्ड पॉइंट, फर्टिलाइज अगर हो भी गया है तो आप उसको इम्प्लांट ना होने दें, क्लियर, तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा। एंड देन उसके बाद में अगर इम्प्लांटेशन भी हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो भी हमारे पास में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, हम उसके बाद में भी काम कर सकते हैं आगे। तो हमारे पास में बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं जहां पर आकर हम इस प्रेगनेंसी को चेक कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव किसके लिए डिजाइन हुए हैं? फीमेल्स के लिए डिजाइन हुए हैं। स्पर्म अगर एक बार बच भी गया और अगर वो आगे निकल गया, फिर आप उसको रोक नहीं सकते, फिर वो फर्टिलाइजेशन करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट आता है फीमेल का सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, इसको हम लोग थोड़ा इंटेलिजेंट साइड वाला व्यू बोलेंगे कि जो फीमेल है, क्योंकि जो इंटरकोर्स होगा, जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट किसके बॉडी में दिखाई देगा? फीमेल की बॉडी में दिखाई देगा। मेल को तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तो ये ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है? उसको प्रेग्नेंट होना है या नहीं होना है, ये डिसाइड करने की ज्यादा राइट किसके पास है? फीमेल के पास है। अगर फीमेल अपने आप को नहीं चाहती कि वो प्रेग्नेंट हो, तो वो हमेशा अपने आप को कौन से साइड पे रखेगी? सेफ साइड पे रखेगी। यानी उसको अगर कोई इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए अगर उसको कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, कोई पिल यूज करनी है या कोई मैथड यूज करना है, तो वो खुद यूज करेगी। वो सामने वाले काउंटर पार्ट पे ट्रस्ट नहीं करेगी। हो सकता है मेल जो है वो सपोज नहीं भी ले रहा और बोल रहा हो कि हाँ मैंने पिल्स ली है, तो हु कैन बिलीव? क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? ये एक जनरल पॉइंट है, नोशन है कि जो फीमेल है वो अपने आप को हमेशा सेफ साइड के ऊपर रखेगी, क्योंकि अल्टीमेटली द रिजल्ट ऑफ क्वाइटिस इज विल बी शोन बाय द फीमेल ओनली। तो इट इज बेटर टू कीप फीमेल हरसेल्फ ऑन हर सेफ साइड में रखें, जिसकी वजह से ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव की ही डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है। यहाँ पर आपका आईयूडी वाला टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। क्लियर? आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगेन सेम लाइंस, एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। ये 3 फंडे आपको एनी हाउ हर सेशन के बाद फॉलो करना ही है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे। टिल देन आपका जितना भी बैकलॉग है, अगर पुराने नोट्स ना बने हैं तो प्लीज मेक श्योर कि नेक्स्ट सेशन देखने से पहले आप अपने पिछले सेशन के सारे नोट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे वो होम असाइनमेंट हो, चाहे वो फिंगर टिप्स हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स हो, आप उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। इससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? सो टिल देन अब पढ़ाई करिएगा अच्छे से और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। देन विल सी यू ऑन दी नेक्स्ट सेशन विच इंक्लूड्स एमटीपी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। थैंक यू।